नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। नेपाल के युवाओं ने सिर्फ 36 घंटे के आंदोलन से वहां की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी सरकार गिर गई है। नेपाल के मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी उनके घरों में आग लगा रहे हैं और उनके परिवारों पर भी हमला कर रहे हैं, यानी वहां के नेताओं की जान खतरे में आ गई है। नेपाल की संसद और प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के दफ्तरों पर हमले हुए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री को सरेआम सड़क पर पीटा गया। नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, घर में आग लगा दी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई इस हमले में। और इस आंदोलन को नेपाल के युवाओं की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। आज आपको ये दिखाएंगे कि कैसे नेपाल की सरकार ने इस आंदोलन को सिर्फ सोशल मीडिया की पाबंदी से भड़का गुस्सा समझने की भूल की। असल में ये नेपाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ फूटा गुस्सा है। नेपाल की जनता अपने नेताओं से जो नाराज है, ये वो गुस्सा है जिसे वहां के नेता शायद समझ नहीं पाए। आज हम नेपाल के इस तख्ता पलट को आपके लिए डिकोड करेंगे। नेपाल में युवाओं के विद्रोह ने यह साबित कर दिया है कि अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया क्रांति के नए हथियार बन गए हैं और इनसे किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि मोबाइल फोन बन गया। हर प्रदर्शनकारी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर वीडियो और हर पोस्ट इस आंदोलन को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। नेपाल की आधी आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और वहां का हर दूसरा व्यक्ति अब इस आंदोलन की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है अपने फोन से सोशल मीडिया पर। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि सोशल मीडिया की ये ताकत किसी भी देश की राजनीति में तूफान ला सकती है। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे भारत में कुछ विपक्षी नेता आज नेपाल की इन तस्वीरों को दिखाकर भारत में लोगों को भड़काने में लगे हैं और नेपाल के इस घटनाक्रम को हमारे देश के विपक्षी नेता अपने लिए भी एक बड़ा अवसर मान रहे हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीपी राधाकृष्णन की जीत तय थी और वो भी इतने बड़े मार्जिन से, तो क्या विपक्ष ने सिर्फ विरोध करने के लिए ही इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा? आज हम इस चुनाव पर विपक्ष की नीति और उसकी नीयत का भी आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, या ये कह लीजिए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और अब उनकी सरकार गिर गई। सिर्फ 36 घंटे का यह आंदोलन हुआ और 36 घंटे के आंदोलन में ही नेपाल की जो पूरी की पूरी सरकार है वो लड़खड़ा गई, वो गिर गई। आपको इस समय के 5 बड़े अपडेट्स बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वहां की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आज पूरे दिन क्या हुआ। पहला, नेपाल की संसद और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आज आग लगा दी और इन्हें नष्ट कर दिया। यह बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए कि संसद में वहां के लोग घुस जाएं और संसद को ही आग लगा दें। दूसरा, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और केपी शर्मा ओली के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री का घर भी नहीं बचा, राष्ट्रपति का घर नहीं बचा और नेपाल के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और खुलेआम उनके साथ मारपीट की। तीसरा, नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, आग लगा दी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या कर दी जाए। चौथा, पिछले 2 दिनों की हिंसा में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और आज नेपाल के सेना प्रमुख और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और 5वीं बात यह है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। इस समय नेपाल से ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और ना ही लैंड कर रही है। वहां के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया था, लेकिन भगवान बुद्ध के ही जन्म स्थान
यानी नेपाल में पिछले कुछ दिनों की हिंसा के बाद अब तख्ता पलट हो चुका है और इसकी वजह है युवाओं का वो आंदोलन जिसे जेन जी की क्रांति कहा जा रहा है। जेन जी वो पीढ़ी होती है जिनकी उम्र 13 से 28 वर्ष के बीच होती है, उन्हें हम जेन जी कहकर पुकारते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर आज पहले तोड़फोड़ की गई और फिर बाद में प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों के गुस्से की वजह थी 8 सितंबर को हुई फायरिंग में अब तक 22 लोगों का मारे जाना। आज सुबह से ही केपी शर्मा ओली के घर के सामने प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे और फिर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी। केपी शर्मा ओली पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर युवाओं की आवाज को कुचलने की कोशिश की और 8 सितंबर को युवाओं पर गोली चलाकर जिस तरीके से इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, उसने युवाओं को और ज्यादा भड़का दिया, जिसका नतीजा आज नेपाल से आ रही इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई देगा। आज नेपाल में क्या हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का घर बचा नहीं, प्रदर्शनकारी उनके घर तक पहुंच गए, उनके दफ्तर तक पहुंच गए और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने आज जला दिया। उसमें वो पहले उन्होंने प्रवेश किया और फिर उनके घर को आग लगा दी। राष्ट्रपति का घर आप देख सकते हैं, ये भी नहीं बच पाया और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू देउबा को आज बुरी तरीके से पीटा गया और उनका घर भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजू देउबा नेपाल की विदेश मंत्री हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अपने देश की विदेश मंत्री को घेर लिया और नेपाल की पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई। तो इस आंदोलन में जो सबसे दुखद बात सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी जान खतरे में आ गई है। उनके परिवारों की जान, उनके बच्चों की जान खतरे में आ गई है। नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा करके भीड़ ने उन पर सरेआम सड़क पर हमला किया, सरेआम सड़क पर उन्हें पीटा। तो नेपाल के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सड़कों पर उनकी क्या हालत हो रही है आप देखिए। कई मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की गई और बाद में आग लगा दी गई, जिसके बाद सेना ने नेपाल के कुछ मंत्रियों को उनके घरों से हेलीकॉप्टर्स भेजकर वहां से निकाला, उनकी जान बचाई। नेपाल में राजनीतिक दलों के ऑफिसेज पर भी, उनके दफ्तरों पर हमले किए गए हैं और नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, तोड़फोड़ की और कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर लगे कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को भी प्रदर्शनकारियों ने उतारकर फेंक दिया। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
इसे नेपाल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर चढ़कर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को किस प्रकार से नीचे उतारकर फेंका जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल की जनता माओवादियों से, कम्युनिस्ट पार्टी से किस कदर नाराज है, उनकी नीतियों से किस प्रकार से नाराज है और इन पार्टियों की जो माओवादी सोच है उससे जनता बहुत ज्यादा क्रोधित है। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा है आज इस प्रकार से उतार कर फेंका जा रहा है। यह तस्वीर नेपाल के इतिहास में याद रखी जाएगी। और सिर्फ नेता ही नहीं, नेपाल के युवाओं में सरकार के खिलाफ भी बहुत आक्रोश है। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्हें जो भी सरकारी प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया, जो भी सरकारी दफ्तर दिखाई दिया, सरकार की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी दिखाई दी, सब कुछ जलाकर उन्होंने नष्ट कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आज नेपाल के संसद भवन और सिंह दरबार में आग लगा दी। सिंह दरबार नेपाल का पीएमओ है, यानी नेपाल में प्रधानमंत्री का दफ्तर है, वहां का प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। उसमें कैसे आग लगाई आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल के काठमांडू की तस्वीर है, वहां की राजधानी की, और वहां का प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसका क्या हाल किया है वहां की जनता ने, आप यहां देख सकते हैं। और इस सिंह दरबार में जहां पर बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, वहां पर हथियारों के साथ ये प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां से नेपाल सरकार के मंत्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने एक अलग ऑपरेशन चलाया, क्योंकि इन मंत्रियों की जान खतरे में आ गई थी। ये सब लोग अगर इन्हें ठीक समय पर नहीं पहुंचा, वहां से निकाला जाता तो शायद मारे जाते। काठमांडू की 3 प्रमुख इमारतें हैं, संसद भवन, सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट, और ये तीनों ही बड़ी इमारतें अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में हैं। उन्होंने अपना कब्जा इन 3 इमारतों पर कर लिया है। सोचकर देखिए, कल्पना करके देखिए कि किसी देश के संसद भवन पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, उसके सरकार का जो बड़ा सबसे बड़ा दफ्तर है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शनकारी अगर अपना कंट्रोल कर लें तो सोचिए क्या स्थिति होगी। नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर का दफ्तर भी आज जला दिया गया, यानी प्रदर्शन कर रहे युवाओं के निशाने पर नेपाल के बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी हैं। I hope evacuate गरे हैन होला मान्छे भाइ छ यति मान्छे त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्नु पर्यो नि फेरि I hope evacuate गरे हैन होला मान्छे भाइ छ यति मान्छे पेट गर्नु पर्यो नि त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्नु पर्यो नि फेरि I hope evacuate गरे हैन होला मान्छे भाइ छ यति मान्छे पेट गर्नु पर्यो नि फेरि। काठमांडू में एक और बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है एनसेल। एनसेल के दफ्तर में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। तो प्राइवेट सेक्टर के जो दफ्तर हैं, कंपनियां हैं, उनको भी आग लगाई जा रही है। सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी गई और करीब 36 घंटों तक नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन, आगजनी और पत्थरबाजी के बाद आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार मजबूरी में इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद भी नेपाल के युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जगह जगह पर प्रदर्शन करके युवाओं ने नारे लगाए हैं और केपी शर्मा ओली को देश छोड़कर भाग जाने के लिए कहा है। आज नेपाल में कई स्थानों से नेपो किड्स के माता पिता और परिवारों पर हमले हुए हैं। नेपो किड्स कौन है मैं अभी आपको बताता हूं। कल भी हमने आपको बताया था, क्योंकि नेपाल में नेपो किड्स ट्रेंड कर रहा है। तो नेपो किड्स के जो परिवार हैं और उनके माता पिता कौन हैं? ये वो लोग हैं जो नेपाल के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। नेपाल की सरकार में बड़े बड़े मंत्री हैं, नेपाल के सांसद हैं, नेपाल के बड़े बड़े नेता हैं, या फिर नेपाल की सरकार में उनके प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं या रह चुके हैं, उनके बच्चों को नेपो किड्स कहा जा रहा है। और आज ऐसे तमाम प्रभावशाली लोगों के घरों पर हमले हुए हैं, उनके परिवारों पर हमले हुए हैं। जिन मंत्रियों और नेताओं पर हमले हुए आज, उन जैसे कई नेताओं के बच्चों ने अपनी लग्जरी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, महंगी घड़ियों और जो भी उनका जो लाइफस्टाइल है, उसकी तस्वीरें उनके बच्चे अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे हैं। और जब इन अमीर लोगों के बच्चे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते थे, शक्तिशाली नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी गाड़ियां दिखा रहे थे, महंगी घड़ियां दिखा रहे थे, महंगे कपड़े दिखा रहे थे, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे थे,
लोगों को ये बताने के लिए कि वो क्या शानदार जिंदगी जीते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नेपाल के जो बाकी के युवा हैं, नेपाल की जो आम जनता है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदर से उबल रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद नेपाल के युवाओं का गुस्सा भड़का और फिर उन्होंने कई तरह के हैशटैग्स चलाए, जिसमें नेपो बेबीज़ का जो हैशटैग है वो लगातार वहाँ पर ट्रेंड करता रहा। और फिर नेपाल के युवाओं ने, नेपाल की आम जनता ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने ये सोचा कि इस देश के संसाधनों पर नेपाल की जनता और नेपाल के युवाओं का हक बनता है, लेकिन इस हक को छीन रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के बच्चे। सिर्फ नेपाल ही नहीं, आपको याद होगा, मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल देता हूं। नेपाल में तो ये हो ही रहा है, दुनिया के कुछ और भी देश हैं जहां पर नेपो बेबीज की वजह से बड़े बड़े विवाद हो चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं। इसी साल जून में मंगोलिया के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनके बेटे ने महंगे ब्रांडेड कपड़ों के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद मंगोलिया में आम जनता ने विरोध प्रदर्शन किए और फिर उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। इसी तरह पिछले महीने फिलीपींस में भी सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज ट्रेंड कर रहा था क्योंकि इसमें लोगों ने नेताओं के बच्चों की तस्वीरों को शेयर किया था कि वो कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं। और उस समय फिलीपींस के बड़े इलाके में बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का जो गुस्सा है ये और ज्यादा भड़क गया। और जब भी नेपो बेबीज अपनी सीमा पार कर जाते हैं, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है जो नेपाल में पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। देखिए, नेपाल की सरकार ने और वहां के प्रधानमंत्री ने जो भूल की वो ये कि उन्हें लगा कि युवाओं का ये जो आंदोलन चल रहा है ये सोशल मीडिया को बंद करने की वजह से चल रहा है। ये लोग सोशल मीडिया को वापस बहाल करवाना चाहते हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि असल में ये आंदोलन सरकार के खिलाफ चल रहा है, सरकार में जो नेता हैं उनकी नाकामी के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां बना रहे हैं, ऐश कर रहे हैं उनके बच्चे, उसके विरोध में नेपाल के जो युवा हैं ये गुस्से में थे। नेपाल में युवाओं के आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बना मोबाइल फ़ोन। आप असल में इस मोबाइल फ़ोन को जब देखते हैं जो अभी मेरे हाथ में है, आपको ऐसा लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन एक यंत्र है जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। आज अगर आप मुझसे पूछें दुनिया में किसी भी सबसे बड़े बदलाव का अगर कोई सबसे कारगर हथियार है तो वो कोई बंदूक या और कोई दूसरा हथियार नहीं है, बल्कि ये मोबाइल फ़ोन है। आज नेपाल में हर प्रदर्शनकारी के हाथ में यही मोबाइल फ़ोन है और यही उनका हथियार है। ज़्यादातर प्रदर्शनकारी वहाँ पर युवा हैं, इसलिए युवाओं के हाथों में आपको अक्सर ये स्मार्टफोन दिखाई देंगे। वहाँ का हर दूसरा युवा तस्वीरें बना रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, इन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, वहाँ पर रील्स बन रही हैं। और जैसे जैसे ये रील्स और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं, इस आंदोलन की ताकत और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ आप देखिए कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है। नेपाल में लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी नेपाल की 73% आबादी के पास मोबाइल फ़ोन है। 25 साल से 34 साल के करीब 51% युवाओं के पास स्मार्टफोन्स हैं। नेपाल में लगभग 62 लाख ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच है और ये नेपाल की कुल जनसंख्या का 20% है। नेपाल में 1 करोड़ 43 लाख लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या का 48% है, यानी लगभग आधी जनसंख्या मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया का प्रयोग करती है। नेपाल में हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए जो क्रांति आ रही है ये मोबाइल फ़ोन से आ रही है और सोशल मीडिया से आ रही है। कल जब हमने नेपाल की घटना का विश्लेषण किया था तो बड़ी संख्या में नेपाल के युवाओं ने मुझसे संपर्क किया और हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे संदेश भेजे और उन सारे संदेशों में वो समर्थन मांग रहे थे और एक बात और भी कह रहे थे। उनका ये कहना था कि मीडिया इस आंदोलन को सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आया आंदोलन ना करें। ये जो आंदोलन है ये सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नहीं हो रहा,
ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये आंदोलन नेपाल में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है। इसे ये मत समझिए कि ये सिर्फ सोशल मीडिया को वापस लाने का आंदोलन है। ये आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए जरूर हो रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया के लिए नहीं है। नेपाल की जनता वहां की भ्रष्ट सरकार से, वहां के भ्रष्ट नेताओं से, उनके मनमाने तरीकों से, किस प्रकार से वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जबकि वहाँ के लोग गरीबी में पिस रहे हैं। ये गुस्सा उस चीज़ का है। और बड़ी संख्या में नेपाल में जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें नेपाल में देखते हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया। और यह विश्लेषण आज उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क किया। अगर वो लोग देख रहे हैं हमें, तो समझ लीजिए कि ये विश्लेषण आज हम आपके लिए कर रहे हैं। नेपाल में युवाओं का विद्रोह सिर्फ सड़कों पर उतरने का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति है। नेपाल की राजनीति लंबे समय से भ्रष्टाचार और परिवारवाद में फंसी हुई है। वहाँ के युवाओं को लगता है कि नेताओं ने देश को लूटने और सत्ता का खेल खेलने के अलावा देश के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। नेताओं को एक ही बात की चिंता है कि सत्ता में कैसे बने रहें, और अगर सत्ता में आ गए तो फिर एक ही बात की चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं और अपने परिवार की ज़िंदगी कैसे और बेहतर करें। नेपाल की युवा पीढ़ी के पास बेरोजगारी और गरीबी से संघर्ष करने के अलावा कोई और चारा नहीं। वहाँ के लाखों युवा खाड़ी के देशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, या फिर भारत आने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नेपाल में नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए दूसरे देशों में जाकर छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। ये विद्रोह उन युवाओं के दर्द का एक प्रतीक है कि क्यों उन्हें अपने ही देश में अपना भविष्य दिखता नहीं। पुराने नेताओं और पार्टियों से उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लोकतंत्र जरूर नेपाल में आया, चुनाव जरूर नेपाल में होते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी ही रही, कुछ बदला नहीं। चाहे वो नेपाल की कांग्रेस हो, नेपाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट हो या माओवादी पार्टियां हो, सभी को सिर्फ सत्ता हासिल करने वाली पार्टी के तौर पर वहां के लोग देख रहे हैं। ये सब सत्ता की लालची पार्टियां हैं, विचारधारा किसी की कुछ भी हो, और युवाओं को लगता है कि बदलाव के नाम पर उन्हें हर बार धोखा मिला। सरकार बदल जाती थी, लेकिन नेता वही रहते थे और तौर तरीके वही रहते थे। नेपाल की स्थिति कभी सुधरी नहीं, चाहे चुनाव में सरकार किसी की भी आ जाए। नेपाल में युवाओं का विद्रोह दरअसल पॉलिटिकल सिस्टम को रीसेट करने के लिए किया गया है। वो चाहते हैं कि वहां की जो पूरी व्यवस्था है उसे अब रीसेट किया जाए, और उनकी ये चेतावनी है कि अगर राजनीति का पुराना तरीका नहीं बदला गया तो नई पीढ़ी उसे पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देगी। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में युवाओं के विद्रोह का एक ही संदेश है: अगर आप युवाओं को अंधेरे में रखेंगे, उनके वर्तमान को बेहतर नहीं बनाएंगे, उनके आज को बेहतर नहीं बनाएंगे, और उन्हें शानदार भविष्य का सपना नहीं दिखाएंगे और उस शानदार भविष्य के सपने को पूरा नहीं करेंगे, तो ये युवा आंदोलन करके अतीत को नष्ट कर देंगे और इतिहास को दोबारा से लिखेंगे। युवाओं के लिए इतिहास की धारा बदलने के आधुनिक हथियार अब बंदूकें नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, बल्कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनके जरिए ये क्रांति हो रही है जो सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार अब बन चुके हैं। नेपाल की संसद, जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, प्रतिनिधि सभा में जो कुल संख्या है सदस्यों की वो है 275, और बहुमत के लिए वहां पर इस 275 में से 138 सीटें चाहिए। जो पार्टी 138 सीटें जीत लेगी, सरकार उसकी बनेगी। इस समय नेपाल में दो बड़ी पार्टियां हैं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस, और इन दोनों की गठबंधन सरकार अभी आज शाम तक चल रही थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के पास 79 सांसद हैं और नेपाली कांग्रेस के पास 88 सांसद हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली अभी तक आज शाम तक प्रधानमंत्री थे, और आज ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के बीच एक गठबंधन हुआ कि दोनों पार्टियों में जो है बारी बारी से एक एक करके प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले एक पार्टी से प्रधानमंत्री बनेगा और फिर दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री बनेगा। और इस समय नेपाल में मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर है, उसके पास 32 सांसद हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 17 वर्षों में नेपाल में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया। राजनीतिक अस्थिरता की यह परंपरा कभी टूटी नहीं, और आंदोलन की वजह से एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री भी
कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा उन्होंने दे दिया और इस सरकार का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और ये सरकार गिर गई। नेपाल में आखिरी बार वर्ष 1999 में सिर्फ एक पार्टी को बहुमत मिला था और वो पार्टी है नेपाली कांग्रेस। 99 के बाद से किसी पार्टी को कभी बहुमत नेपाल के जनता ने दिया नहीं और उसके बाद से हर बार वहां पर गठबंधन की सरकार बनी है और आप जानते हैं गठबंधन की सरकार हमेशा से ही कमजोर होती है। तो आज अगर भारत के लोग यहां से कुछ सीखना चाहें, हमारे देश के लोग, तो ये सीख सकते हैं कि गठबंधन सरकार जिस भी देश में आती है वो किस प्रकार से विफल होती हैं। गठबंधन सरकार की बहुत मजबूरियां होती हैं और नेपाल में आज वहां के लोगों को कभी विकास नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, उनकी जिंदगी कभी बेहतर हो नहीं पाई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि नेपाल में कभी एक पार्टी को बहुमत मिला नहीं 99 के बाद से, और नेपाल ने हमेशा से ही गठबंधन की सरकारें देखी और उन सरकारों में सिर्फ लालची नेता मंत्री बनते थे, सरकार में आते थे और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तो गठबंधन सरकारें कैसे किसी देश को समाप्त कर सकती हैं, ये आप नेपाल में देख सकते हैं। नेपाल में पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक म्यूजिकल चेयर जैसा खेल चलता है। 3 चेहरे हैं नेपाल में जो बदल बदल कर बार बार प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के पुष्प कमल दहल प्रचंड ये प्रधानमंत्री बने। फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने और तीसरे हैं नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा। पिछले करीब 15 वर्षों से नेपाल में एक ही पैटर्न दिखता है जिसमें चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हों, जिसकी भी सरकार बनती है उनके बीच कोई सीधा संबंध असल में होता नहीं विचारधारा का। सब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं और चुनाव में जब इन्हें बहुमत नहीं मिलता तो ये एक दूसरे से हाथ मिला लेती है। यानी नेपाल की राजनीति में एक तरह से एक फिक्स्ड मैच चलता है। नतीजे चाहे कुछ भी आए, जनता ने किसी को कितने भी सीटें जिताई हों, सरकार में हमेशा यही 3 चेहरे आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हेर फेर के यही 3 लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। नेपाल की राजनीति में इस समय विचारधारा और देश हित के कोई मायने नहीं रह गए हैं। उनके लिए सत्ता में बने रहना और खुद के और अपने परिवार के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल करना सत्ता का यही एक विचारधारा है। इसलिए राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने वाली पार्टियां भी नेपाल में मिलकर सरकार बना लेती हैं। अगर मैं आपको भारत के हिसाब से उदाहरण दूं तो नेपाल में जिस तरह की स्थिति है वहां आप ऐसे समझिए जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक दिन सरकार बना ले, तो आप क्या सोचेंगे? तो नेपाल में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सरकार बना ली है और दोनों ने तय कर लिया कि आधे कार्यकाल में हमारा प्रधानमंत्री होगा और आधे में आपका होगा, और दोनों मिलकर सत्ता का सुख भोगते हैं। नेपाल में आखिरी बार चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था, जिसमें नेपाली कांग्रेस 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। सिर्फ 88 सीटें, जी देखिए आप, 88 सीटों वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल थी और तीसरे नंबर पर 32 सीटों के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर थी। हालांकि पिछले लगभग 3 वर्षों में 4 अलग अलग गठबंधन की सरकारें बन चुकी हैं। पहले दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक 3 बार गठबंधन की सरकार बनी और हर सरकार में पुष्प कमल दहल ही प्रधानमंत्री बने, जिन्हें आप पुष्प कमल दहल प्रचंड के नाम से जानते हैं। फिर जुलाई 2024 से आज तक यानी करीब 14 महीनों तक गठबंधन की ये चौथी सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली। यानी चुनावी नतीजे कुछ भी आए हों, किसी को कितनी भी सीट मिली हो, नेपाल में लगातार इसी तरह बारी बारी से एक म्यूजिकल चेयर का खेल चलता है। इसलिए भले ही इस्तीफा केपी शर्मा ओली ने दिया, लेकिन जनता ने शेर बहादुर देउबा पर हमला किया और पिटाई उनकी हुई। इसलिए जनता भी ये बात समझ चुकी है कि ये सब एक ही विचारधारा के एक जैसे लोग हैं, चाहे इनकी पार्टियां अलग अलग हैं। इसलिए अब वो पार्टी किसी की भी हो, हर नेता को चुन चुन कर जनता उसके घर में पहुंच रही है और घरों में आग लगा रही है, क्योंकि नेपाल की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। वहां के लोगों का आरोप है कि नेपाल में 3 पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें वो बारी बारी से सत्ता में आते हैं, घोटाला करते हैं, पैसा कमाते हैं। आरोप यह है कि हर नया प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्री के घोटालों पर कोई एक्शन नहीं लेता, ये सब आपस में मिले हुए हैं और ऐसा लगता है कि नेपाल में भ्रष्टाचार पर पार्टियों के बीच एक डील हो चुकी है। भ्रष्टाचार पर इन सब का एक गठबंधन है।
उदाहरण के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का केस चल रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी कई घोटालों के आरोप हैं, जैसे माधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराई, पुष्प कमल दहल प्रचंड। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर एयरक्राफ्ट खरीदने के मामले में कमीशन लेने का आरोप है। तो सोचिए, क्या वो देश होगा जहां इतने सारे नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हवाई जहाज खरीदने में कमीशन लेने का आरोप है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नेपाल में लगातार बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के कुछ बड़े घोटाले जो हुए हैं वो देखिए। जैसे 2021 में लगभग 54,500 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि घोटाला हुआ। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ। फिर 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का एक और कोऑपरेटिव घोटाला हुआ और जनता इन घोटालों से परेशान हो चुकी थी। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में नेपाल का जो नंबर है, रैंकिंग है, वो 107 थी। नेपाल में चर्चा हो रही है कि इस आंदोलन की योजना आखिर किसने बनाई। आंदोलन के पीछे जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। आज बालेंद्र शाह से आपका परिचय करवाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो इस समय कहा जा रहा है कि बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं युवाओं के बीच। युवाओं में उनकी लोकप्रियता और साफ छवि की वजह से उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है और नेपाल का मीडिया ये कहता है कि 35 साल के बालेंद्र शाह इस आंदोलन के असली संचालक हैं। वो इस आंदोलन के पीछे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। वो एक बड़े मशहूर रैपर हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने सामाजिक संदेश वाले रैप संगीत से और अपने रैप गानों से युवाओं के बीच अपनी खास पहचान बनाई। मई 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वो काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बने। उनकी साफ छवि और आक्रामक अंदाज और सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत की वजह से वो वहां के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली पर्सनैलिटीज में शामिल किया था और इस आंदोलन से जुड़ा एक और चेहरा है सुदन गुरंग। 36 साल के गुरंग एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हामी नेपाल। उन्होंने युवाओं के बीच एक भरोसा कायम किया और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर नेपाल की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो ये नेपाल के नए हीरोज हैं। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। तो अब भारत पर आते हैं। भारत के चारों तरफ अगर आप देख लें, नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है आज। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ है। इन देशों के बड़े नेता या तो देश छोड़कर भाग गए या फिर जेलों में हैं। आज जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है वैसा ही कुछ समय पहले पिछले साल बांग्लादेश में अगस्त के महीने में हुआ था। नेपाल और बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन में कई समानताएं हैं। जैसे दोनों देशों में युवाओं ने आंदोलन शुरू किया। दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे वहां के युवा थे, वहां के छात्र थे। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने ये आंदोलन किया, चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो। दोनों ही देशों में भ्रष्टाचार की वजह से ये आंदोलन हुए। दोनों ही देशों में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के घरों को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया और फिर उन घरों में आग लगा दी, उन घरों को नष्ट कर दिया। नेपाल और बांग्लादेश में युवाओं ने संसद, सरकारी मंत्रालयों और दफ्तरों पर कब्जा किया। दोनों जगह एक ही पैटर्न है। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि आंदोलन केवल सड़कों पर नहीं बल्कि सत्ता पर एक सीधा हमला है। अब देखिए कि जो कुछ भी इस समय नेपाल में हो रहा है उसका भारत पर क्या असर हो सकता है। आप लोग भारत में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन भारत पर इसका कुछ असर होगा। भारत में भारत के ही कुछ विपक्षी नेताओं ने इस आपदा का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में करना शुरू कर दिया है। भारत के बहुत सारे विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसे एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, एक मौका देख रहे हैं। भारत के लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो आप सबको देखनी चाहिए। इसमें भारत के लोगों को इस समय नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है
आप में से अगर कोई नेपाल जाने के बारे में सोच भी रहे हैं इस समय, तो हम आपसे ये कहेंगे कि बिल्कुल मत जाइए। थोड़े दिन आप देखिए कि वहाँ क्या स्थिति है। इस समय नेपाल बिल्कुल नहीं जाइए। और हवाई जहाज़ में तो आपने देखा ही है कि फ़्लाइट्स वहाँ पर बंद हो गई हैं, तो फ्लाइट से तो आप वैसे भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप सड़क के रास्ते भी जाना चाहते हैं तो मत जाइए। नेपाल में जो भारत के लोग रहते हैं उन्हें भी घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। भारत के जो पर्यटक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनसे भी कहा गया है कि वो भी संभल कर रहें। नेपाल में किसी आपातकालीन स्थिति में अगर किसी को मदद चाहिए तो काठमांडू में भारतीय दूतावास का नंबर जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये नंबर देख सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य नेपाल में इस समय फंसा हुआ है, नेपाल में रहता है या किसी वजह से इस समय नेपाल में है और उसे मदद की आवश्यकता है, तो आप भारतीय दूतावास को मदद के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भारत के लोग नेपाल में रहते हैं ये नंबर उन्हें भी नोट कर लेना चाहिए। अब समझिए कि भारत पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ सकता है। पहला, जब इस प्रकार का कोई आंदोलन होता है किसी पड़ोसी देश में, ऐसे देश में जिससे सीधे हमारी सीमा मिलती है और वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो इससे भारत में घुसपैठ बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में वहां के लोग हमारे देश में भागकर आ सकते हैं और इसलिए हमें सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ानी होगी। दूसरा, ऐसे जो इस प्रकार के देश होते हैं जो बड़े अस्थिर होते हैं, जहां कोई सरकार और प्रशासन नाम की चीज नहीं बचती, वो आतंकवादियों के लिए बड़े आसान ठिकाने बन जाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। तीसरा, नेपाल में इस आंदोलन का फायदा कोई तीसरा देश या तीसरी बड़ी शक्ति भी उठा सकती है। हमारे पड़ोस में इस तरह की घटना का होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, भारत ने हमेशा मुश्किल समय में अपने पड़ोसी देशों की मदद तो की है, लेकिन कभी भी उनकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए भारत मदद करेगा, जिस भी प्रकार की मदद संभव है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेपाल में इस समय जो अराजकता फैली हुई है, भारत के विपक्षी दल इसमें भी अपने लिए एक मौका तलाश रहे हैं। भारत में कई विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर आज से ही ये लिखना शुरू कर दिया है कि जो हालात आज नेपाल में हैं वही हालात कल भारत में भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने लिखा है, नेपाल टुडे इंडिया टुमारो। विपक्ष के नेता इस तरह की भाषा लिखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का यह रवैया किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आज विपक्षी नेताओं को इसमें एक अवसर दिख रहा होगा। वो लोगों को भड़काना चाहते हैं। वो सपना देख रहे होंगे कि शायद भारत में भी ऐसा हो जाए। लेकिन आप सोचिए, वो कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, अपने ही देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका सपना क्या है? क्या उनका सपना यह है कि भारत एक दिन बांग्लादेश जैसा हो जाए? क्या उनका सपना यह है कि भारत एक दिन नेपाल जैसा हो जाए? क्या ये सपना देखते हैं वो? असल में जो विदेशी ताकतें दुनिया के अलग अलग देशों में लोकतंत्र को खत्म करके सत्ता परिवर्तन कराना चाहती हैं या उन देशों में अराजकता फैलाना चाहती हैं, उन्हें ऐसे ही विपक्षी नेताओं की तलाश रहती है। भारत के विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने, आजकल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। वो बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव फर्जी है, जिससे लोगों का विश्वास हमारे देश के चुनावी प्रक्रिया से उठ जाए, लोग चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दें। अब आप देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सबसे बड़े स्तंभ कौन से हैं? पहला है संसद। विपक्षी नेताओं की पूरी कोशिश होती है कि वो संसद को चलने ही ना दें और वो कोई ना कोई बहाना लगाकर, कोई ना कोई झूठा आरोप लगाकर संसद को रोकने की कोशिश करते हैं, तो संसद को निष्क्रिय कर देते हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी विपक्षी नेता अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। जब उनके मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, दबाव में काम करती है, तो उसे भी कमजोर कर दिया। तीसरा है इलेक्शन कमीशन, जिसे लगातार बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना। उसकी विश्वास को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। चौथा स्तंभ हमारा है भारतीय सेना, जिसे हर बार, हर हमले के बाद उससे सबूत मांगे जाते हैं
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष के नेताओं को हमारी अपनी सेना पर कम भरोसा था और पाकिस्तान पर ज्यादा। वो बार बार ये पूछते थे कि हमारे कितने विमान गिराए गए हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है। भारतीय सेना जो कह रही थी उस पर विश्वास नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि इस स्तंभ को भी कमजोर किया। पांचवां, देश की मीडिया को भी लगातार बदनाम करने की कोशिश विपक्षी दल अक्सर करते रहते हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो देश के मीडिया पर हर तरह का आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। जो भी मीडिया, जो भी पत्रकार, जो भी न्यूज एंकर अगर उनकी तारीफ ना करे, उनके लिए ताली ना बजाए, उनकी टीम में जाकर ना खेले, तो वो उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखिए देश का मीडिया काम नहीं कर रहा। वो ये मानते हैं कि देश के मीडिया को सिर्फ उनकी बात करनी चाहिए, उनकी रैलियों को हाईलाइट करना चाहिए, उनके बयानों को दिन भर दिखाना चाहिए, उसे ही वो सच्ची पत्रकारिता मानते हैं। तो अब आप देख लीजिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, उन हर स्तंभ पर विपक्ष के नेताओं ने हमला किया है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन विपक्षी दलों को आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि उनके मन की मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत न तो नेपाल है, न बांग्लादेश है और न ही श्रीलंका है। भारत भारत है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है, जहां पर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हर स्तंभ की मजबूती में कोई दरार नहीं आई है और ना आएगी। भारत में आज भी हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होता है। दूसरी बात यह है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में दशकों से भ्रष्ट सरकारें चल रही हैं। सत्ता एक ही पार्टी के पास रही है या एक ही परिवार के हाथों में रही है और वहां के शासकों ने जनता को लूटा है, जनता की अनदेखी करके वहां पर मनमानी की है। लेकिन भारत में आज सत्ता में ना तो भ्रष्टाचार है और ना ही परिवारवाद है। भारत की जनता की भावनाएं आज भी चुनी हुई सरकार के प्रति विश्वास से भरी हुई है और इसलिए भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 3 बार चुने जाना चुनाव में इस बात का सबूत है कि भारत की जनता पूरी तरह से आज उनके साथ है और यहां इस तरह का विद्रोह कभी नहीं हो सकता। इस तरह के विद्रोह का सपना विपक्षी दल भले ही देख रहे हों, लेकिन भारत की जनता इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देगी। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन अगर ऐसे आंदोलनों को सही तरीके से संभाला ना जाए तो प्रदर्शनकारी उग्र और हिंसक हो जाते हैं। बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों पर आंदोलनों को कुचलने की कोशिश में कई लोगों की मौत हो गई और तब आंदोलन और ज्यादा भड़क गए। तो एक बड़ी बात यह है, बांग्लादेश में भी यही हुआ, नेपाल में भी यही हुआ। जैसे ही युवा सड़कों पर उतरे, इन्हें रोकने की कोशिश हुई, इन पर बल प्रयोग किया गया, गोलियां चलाई गई और नतीजा ये है कि किसी भी देश का जो युवा है वो इस प्रकार के तरीकों से दबने वाला नहीं होता। और ये प्रदर्शन, आंदोलन और तेज होते चले गए और आखिर में इन युवाओं ने सरकारों को ही उखाड़कर फेंक दिया। अब इन देशों की तुलना जरा भारत से कीजिए। भारत में सरकार ने हमेशा आंदोलन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर संयम बरता है। आपको 2 बड़े उदाहरण देता हूं। वर्ष 2021 में दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा समय तक दिल्ली की सीमा पर हाईवेज को जैम कर दिया गया, सड़क को जैम कर दिया गया, 1 साल से भी ज्यादा। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का बल प्रयोग करके किसानों को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत चलती रही और बाद में मोदी सरकार ने खुद ही इन किसानों की मांग मान ली और मोदी सरकार जो नए कृषि कानून लाना चाहती थी, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं देश के सामने आके कहा कि अगर किसानों की मर्जी नहीं है, किसानों की इच्छा नहीं है, तो हम उन कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन इन किसानों को बलपूर्वक वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। कितने लंबे समय तक ये किसान आंदोलन करते रहे। लोकतंत्र में कई बार चुनी हुई सरकार को संयम बरतना होता है और मोदी सरकार में अगर आपने देखा तो वो यही करते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग में वर्ष 2019 में 101 दिनों तक शाहीन बाग में सड़क को जैम करके रखा गया और विरोध प्रदर्शन होते रहे। किसी को वहां आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। हालांकि उस समय मोदी सरकार के पास संसद में पूरा बहुमत था। प्रधानमंत्री मोदी के पास 345 सांसद थे। वो चाहते तो कोई भी कानून पास कर सकते थे। किसानों के मामले में भी वो चाहते तो कानून पास कर सकते थे। उनके पास बहुमत था, लेकिन तब भी
मोदी सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया और उन्हें आंदोलन करने की पूरी छूट दी। यही गलती बांग्लादेश और नेपाल ने कर दी। उन्होंने इस आंदोलन पर कोई संयम नहीं बरता और बहुत सख्ती से इन युवाओं को वहां से हटाने की कोशिश की। तो देखिए भारत में और इन देशों में क्या अंतर है। लेकिन एक बात और भी है, आज दुनिया भर में सोशल मीडिया की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन आज कुछ भी कर सकता है। आज सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो सरकारों को बना भी सकती हैं और किसी भी देश में सरकार को गिरा भी सकती हैं। आज नेपाल की जीडीपी करीब 4 लाख करोड़ रुपए की है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाली कंपनी मेटा की जो कीमत है, आज मार्केट वैल्यू है, वो 162 लाख करोड़ है। तो आप देखिए कहां नेपाल की जीडीपी 4 लाख करोड़ और कहां मेटा की कीमत 162 लाख करोड़। आप सोचिए एक मेटा की कीमत में न जाने कितने नेपालों की जीडीपी आ जाएगी। ताकत देखिए आप मेटा की, यानी कीमत के लिहाज से सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी मेटा ही नेपाल की जीडीपी से 40 गुना ज्यादा बड़ी है। इस समय दुनिया भर में फेसबुक के एक्टिव यूजर्स हैं करीब 300 करोड़, जबकि नेपाल में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं 1 करोड़ 35 लाख। इस समय दुनिया भर में इंस्टाग्राम के एक्टिव यूजर्स करीब 200 करोड़ हैं, जबकि नेपाल में इंस्टाग्राम पर सिर्फ 36 लाख लोग हैं। तो आज जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो सोशल मीडिया कंपनी है ये इतनी बड़ी और मजबूत हो चुकी हैं कि ये किसी भी देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती हैं। उस देश में तख्ता पलट के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है और इसीलिए जो बड़े बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपने नियमों के दायरे में लाया जाए। नेपाल की सरकार ने भी वही कोशिश की कि ये सारी जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये नेपाल के कानून के हिसाब से चलें। इन सोशल मीडिया कंपनियों ने इससे इनकार कर दिया। नेपाल की सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर आप देखिए क्या हुआ। और नेपाल के इस तख्ता पलट के बीच एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है। आज इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने कतर में हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इस तरह का हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब इजराइल के साथ बातचीत की रणनीति बनाने के लिए हमास के सभी बड़े नेता दोहा में जमा हुए थे। ये सारे बड़े नेता हमास के दोहा में थे और इस हमले में हमास के गाजा प्रमुख को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई अब और तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर को मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक माना जाता है, इसलिए इजराइल के इस हमले को बहुत गंभीर माना जा रहा है। इसका असर बड़ा गंभीर हो सकता है। यह संभव है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कोई नई लड़ाई शुरू हो जाए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले के बाद से इजराइल अब तक गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन में हमले कर चुका है और अब इस लिस्ट में एक और देश का नाम जुड़ गया है और वो है कतर। और कतर ने इस हमले को सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है और आगे गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में ही है और आपने देखा होगा जब भी दो देशों के बीच, चाहे वो अफगानिस्तान का समझौता हो या बाकी देशों के बीच जब कोई विवाद होता है, अक्सर कतर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी कतर एक बहुत ही प्रभावशाली देश है और कतर में इजराइल ने जो हमला किया है आज हमास के नेताओं के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे और उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से ये जीत हासिल की है। तो जब उनकी जीत तय थी तो क्या विपक्ष ने सिर्फ विरोध करने के नाम पर ही इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा है? ये विश्लेषण करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. 4-5 दिनों से तेज बुखार है।
सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत का। सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आज जीत लिया है और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं और उन्हें 300 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट किया था। इसमें से 752 सही वोट पाए गए और 15 वोट इनवैलिड रहे। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में करीब 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से दो बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या यह चुनाव वाकई जरूरी था? जब एनडीए ने सभी पार्टियों से अपील की थी कि वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। सांसदों की संख्या एनडीए के पक्ष में थी। हर किसी को पता था कि एनडीए के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता भी है। फिर भी विपक्ष ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया और बेवजह का यह मुकाबला करवाया। विपक्ष इसे आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट कहता है, यानी विचारधारा के नाम पर की गई लड़ाई। विचारों की लड़ाई से बताता है, लेकिन क्या वाकई इस लड़ाई की आवश्यकता थी? हर चुनाव राजनीति को जन्म देता है। विपक्ष चाहता तो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर राजनीति से बच सकता था। क्या भारत में विपक्ष वास्तव में अपना संवैधानिक रोल निभा रहा है? आज बड़ी बात यह है, विपक्ष का रोल क्या है? क्या विपक्ष का रोल और भूमिका सिर्फ विरोध करने की है? उनकी और कोई भूमिका नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की 3 अहम भूमिकाएं होती हैं। सरकार की नीतियों और कामकाज की रचनात्मक आलोचना करना, सत्ता पर नजर रखना और संतुलन बनाए रखना, और सरकार को संसद के अंदर और बाहर जवाबदेह बनाना। लेकिन पिछले 11 वर्षों में विपक्ष की एक बड़ी अजीब सी आदत बन गई है। वो सिर्फ विरोध करता है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। आज अगर सरकार दिन कहती है तो विपक्ष इसे रात कहेगा। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या जीएसटी सुधार, अमेरिका से व्यापारिक टकराव हो या मेक इन इंडिया, कांग्रेस और उसके साथी बस एक ही काम करते हैं और वो है सिर्फ विरोध। ना कोई कारण, ना कोई वैकल्पिक योजना, सिर्फ विरोध। भारत की जनता को एक रचनात्मक और मजबूत विपक्ष चाहिए था, ना कि एक ऐसा मौकापरस्त विपक्ष जो सिर्फ विरोध करना जानता है लेकिन कभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देता। आज विपक्षी नेताओं से भारत की जनता ये कहती है कि उनके पास इस सरकार से बेहतर विकल्प क्या है। जो अलग अलग मुद्दे हैं, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए वो ये बताएं, जीएसटी में और क्या होना चाहिए था वो ये बताएं। किसी भी बड़े मुद्दे पर विपक्ष की राय क्या है, अगर विपक्ष की सरकार होती वो क्या करते वो ये बताएं। लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध करता है, चाहे फैसला अच्छा हो चाहे खराब हो। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के विपक्ष ने वो भूमिका नहीं निभाई जो कि शायद किसी और देश के विपक्ष ने ऐसे मुसीबत के समय पर निभाई होती। और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ है, इसमें भी विपक्ष ने जो अपना उम्मीदवार उतारा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हर उस काम का विरोध करना था जो काम मोदी सरकार कर रही है, हर उस उम्मीदवार का विरोध करना था जिसे मोदी सरकार का समर्थन है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको अब दिखाएंगे डिकोड जिंदगी, जिसमें आप देख पाएंगे आज का विचार। कौन है
जोड़े देश को। विकसित भारत का, विकसित बायर का। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं। स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा 0% मैदा 40 से भी ज्यादा टेस्ट गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम आशीर्वाद आटा क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित बायर का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और भविष्य में काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं। नमस्कार।